बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। 144 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। ममता के खिलाफ मैदान में होंगे शुभेंदु अधिकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ की पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात। 90,000 लाभार्थियों को जारी की पहली किस्त। खाते में डाले 900 करोड़ रुपए। गाजियाबाद में रफ्तार का कहर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रकों की टक्कर। 2 लोगों की मौत। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सोनभद्र में एनटीपीसी की शक्तिनगर परियोजना को मजदूरों की हड़ताल। 12 घंटे काम कराकर 8 घंटे की मजदूरी देने का आरोप। मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां बंगाल में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, पहली सूची में 144 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर और नंदीग्राम से टिकट दिया गया है। के सुरेंद्रन को मंजेश्वर सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं नव्या हरिदास कोझिकोड नॉर्थ से मैदान में होंगी। एडवोकेट जॉर्ज कुरियन को कंजीरापल्ली से प्रत्याशी बनाया गया है। वी मुरलीधरन को काजाकुट्टुम से उम्मीदवार बनाया गया है। केरल में 47 कैंडिडेट्स की सूची भी जारी की गई है। आपको बता दें कि केरल में वोटिंग 9 अप्रैल को होगी और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। तो देखिए, बंगाल में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर और नंदीग्राम से टिकट दिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 90,000 हितग्राहियों को योजना की पहली किस्त जारी की। इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी वितरित किए। श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, राज्य मंत्री नगर विकास श्री राकेश राठौर गुरु जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, अमरीश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित आज के इस वितरण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, लाभार्थी बहन और भाइयों, एक साथ 90,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त वितरण के लिए आयोजित इस समारोह के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हर एक व्यक्ति का होता है एक सपना कि उसके पास घर हो अपना, यानी उसके सिर को ढकने के लिए अपना एक घर हो। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाते उस व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान बनाने की सामर्थ्य है। अन्यथा आप जीव के विभिन्न श्रेणियों को देखते होंगे, वह भी शरण लेने के लिए कोई न कोई ठौर ठिकाना अपना ढूंढते हैं। कोई गुफा बनाता है, कोई कहीं और जगह पत्थरों के नीचे रहता है, चिड़िया घोंसला बनाती है। मनुष्य में सामर्थ्य है कि वह अपना घर बना सके और वह घर का सपना
उसके जीवन की पहली प्राथमिक शर्त होती है और उस प्राथमिक शर्त को पूरा करने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों में लिया है और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब तक हम लगभग 62 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने की इस योजना से लाभान्वित कर चुके हैं। आप सोचो 2017 के पहले इन गरीबों के लिए अपना आवास नहीं बनता था। इनके लिए आवास की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही थी। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने घोषणा न की हो, लेकिन प्रदेश सरकार नहीं लेती थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। देखिए, जब व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ में डूबा होता है, उसकी संवेदना मर जाती है, परमार्थ से उसका संबंध दूर दूर से तक समाप्त हो जाता है। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है और जब व्यक्ति एक समग्र दृष्टि से देखता है तब अपने से ऊपर उठकर के वह सबके बारे में सोचता है। 17 के पहले राज्य में जो सरकार थी वह केवल अपने बारे में सोचती थी, एक परिवार के बारे में सोचती थी, अपने नातेदारों रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी। और 17 के बाद जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो 25 करोड़ की आबादी ही हम सब का अपना परिवार है और उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। यह सरकार की प्राथमिकता है और उसकी संवेदना इसलिए हर गरीब के साथ, हर गांव के साथ, हर युवा के साथ, हर महिला के साथ, हर अन्नदाता किसान के साथ, हर श्रमिक के साथ में है। आपने देखा होगा आज की इस योजना में 90,000 जो लाभार्थियों को एक एक आवास की पहली किस्त 1 लाख की उपलब्ध करवाई जा रही है। यह किस्त इसमें और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर सोमवार सुबह करीब 4 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और लखनऊ से आपको खबर दे दें, जहां डिप्टी सीएम ने औचक निरीक्षण किया। ब्रजेश पाठक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। मरीजों की लाइन में खड़े रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डॉक्टर स्टाफ की मौजूदगी रही, इलाज की प्रक्रिया की जांच की। लखनऊ के चिन्हट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच की गई। तो देखिए, डिप्टी सीएम ने औचक निरीक्षण किया है। ब्रजेश पाठक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया, मरीजों की लाइन में खड़े रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डॉक्टरों स्टाफ की मौजूदगी रही, इलाज की प्रक्रिया की जांच की गई। लखनऊ के चिन्हट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया गया। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है मरीजों की लाइन में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान डॉक्टर और स्टाफ जो है मौजूद रहा और तमाम जानकारियां ली गई और जायजा लिया गया। तो देखिए, मरीजों की लाइन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खड़े रहे और डॉक्टरों स्टाफ की मौजूदगी में इलाज की प्रक्रिया की जांच की। लखनऊ के चिन्हट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ स्टेट एडिटर रूबी फोन लाइन पर जुड़ गई है। रूबी, डिप्टी सीएम ने औचक निरीक्षण किया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, क्या कुछ जानकारी? देखिए पायल, सबसे पहले बता दूं कि जब से हेल्थ मिनिस्टर बने हैं ब्रजेश पाठक, तब तक कई ऐसे बैठक हो चुकी है और कई अधिकारियों को ऐसे वो निर्देश देते हुए नजर आते हैं। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं, वो हॉस्पिटल जो होते हैं, खासतौर से जो शहर के हॉस्पिटल होते हैं, वो खुद औचक निरीक्षण करते हैं। आज लखनऊ में भी
सिनहट एक यहाँ पे जो जगह लगती है, पॉश एरिया है यहाँ का, और वहाँ पे वो पहुँचते हैं। अचानक से निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण में सबसे अहम चीज ये देखने को मिल रही है, वो मरीजों के साथ लाइन में लग के पीछे देखते हैं कि किस तरीके से कार्यशैली यहाँ की है। खासतौर से हॉस्पिटल में जिस तरीके से आए दिन सुनने को मिलता है कि मरीजों को परेशानी हो रही है, दवाओं की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, इनको दवा नहीं मिलती है। कई ऐसे मरीज हैं जिनको उस समय वहाँ पे एक्सरे की या अल्ट्रासाउंड की जो उचित दिया जाता है, ऐसा उनको उस तरीके से उनको वहाँ पे नहीं मिल पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है, ब्रजेश पाठक ने जिस तरीके से डिप्टी सीएम उन्होंने आगे लगातार हॉस्पिटल के जो खुद जाकर निरीक्षण करते हैं, कहीं ना कहीं ये जरूर इससे कयास लगाया जा सकता है, इनको अधिकारियों पर विश्वास नहीं है, डॉक्टरों पर विश्वास नहीं है, और इस तरीके से निरीक्षण करते हुए हमेशा नजर आते हैं। लखनऊ में कई सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, वहाँ वो खुद अचानक से पहुँचते हैं और हर एक तरीके से मुआयना करते हैं, डॉक्टर के साथ बैठक करते हैं। यानी कि तकलीफ जितनी और चेंज हो सकती है, उन तमाम चीज़ों पर लेकर वो बैठा करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल रूबी, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जो है व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही डॉक्टर और स्टाफ की मौजूदगी में जो है जांच भी की गई, जांच प्रक्रिया की जो है व्यवस्था देखी गई। आपका शुक्रिया रूबी, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यूपी में भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में आपत्तिजनक या विवादित सवालों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि प्रश्न पत्र तैयार करते समय किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ या संप्रदाय की मर्यादा और आस्था से जुड़े विषयों पर अमर्यादित टिप्पणी किसी भी स्थिति में शामिल न की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस संबंध में सभी प्रश्न पत्र तैयार करने वालों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए ताकि प्रश्न पत्रों में संवेदनशीलता बनी रहे। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता नदीम खान ने। इसमें भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए आपत्तिजनक और जिस तरह से जो सवालों को घेरे में परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लिया जा रहा था, उस पर सरकार ने सख्त रुख जो है अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दे दी है और सख्त आदेश दे दिया है कि सभी भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को निर्देश दे दिए हैं कि प्रश्न पत्र तैयार करते समय किसी भी व्यक्ति, जाति, पात या संप्रदाय की मर्यादा को, आस्था से जुड़े सवालों को और विषय को अभ्यर्थित टिप्पणी किसी भी स्थिति में शामिल ना की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस संबंध में सभी प्रश्न पत्र तैयार करने वाले स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए ताकि प्रश्न पत्रों में संवेदनशीलता जो है पूरी तरीके से बनी रहे। लेकिन जिस तरह से जो अब ये भर्ती बोर्ड एसआई की जो परीक्षा हुई है, इस पे जो प्रश्न पत्र आए थे, इसको लेके लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सीएम ने, सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए ये दिखा दिया है कि अब किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक इस पर टिप्पणी नहीं कर सकेगा, जिसको देखते हुए सीएम ने सख्त आदेश, सख्त दिशा निर्देश अपने आला अधिकारी को दे दिए थे। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IN24 लखनऊ। रायबरेली में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में सलोन विधायक अशोक कोरी और एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के लाइव संबोधन को भी सुना गया। इसके बाद प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जनपद में इस योजना के तहत कुल 714 लाभार्थी शामिल हैं। सरकार की ओर से सभी लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1-1 लाख रुपए की धनराशि भेजी गई है, जिससे उन्हें अपना पक्का मकान बनाने में सहायता मिल सके। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में लाभार्थी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में 90,000 लाभार्थियों को उनकी पहली किस्त 1 लाख रुपए जो डीबीटी के माध्यम से लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बटन दबा करके सबके खातों में भेजा है। सबसे पहले तो पूरे प्रदेश के सभी लाभार्थी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और उसी क्रम में आज रायबरेली जनपद में भी हमारे यहाँ 714 लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त जारी की गई है, जिसमें से मेरी विधानसभा से भी 266 लाभार्थी, जो सभी लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वहां कार्यक्रम में सम्मिलित हैं।
उन सबको, पूरे जनपद के सभी लाभार्थियों को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने का जो काम किया है, इससे आम जनमानस में जो हमारे गरीब भाई बहन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, उनका घर बनाने का सपना पूरा होने जा रहा है। और गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर को गोली मारने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार बैंक के गार्ड पर ही मैनेजर को गोली मारने का आरोप है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर हुए वाद के बाद गार्ड ने मैनेजर पर फायरिंग कर दी। गोली मैनेजर की छाती में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद बैंक परिसर में अफरा तफरी मच गई। घायल मैनेजर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही लोनी बॉर्डर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। एक आदमी जा रहा था इधर से, वो बंदूक हाथ में ले रहा, वो जहाँ वो मेन रोड है उस पर जाके फिर बाइक खड़ी थी, उसमें बैठ गया। पजामा था, कुर्ता था, सिर का ही वो बांध रखा था मुझसे। बैंक से निकला, हम तो जब आए थे, जब बैंक का सीआरएन बजना शुरू हुआ, तो ये लगभग ऐसे समझो कोई 1:30 जानकारी लिया, अंदर गेट जाने नहीं दिया। फिर मैनेजर साहब ले गए वो बाइक पे बैठा के। और खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने यूट्यूब देखकर कार चोरी करने का तरीका सीखा था और उसी के आधार पर कई वाहनों को निशाना बनाया। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत सीओ महाराजगंज के नेतृत्व में हरचंदपुर थाना पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने यूट्यूब के जरिए वाहनों को चोरी करने के तरीके सीखे और फिर सुनसान जगहों पर खड़ी 4 पहिया गाड़ियों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी से जुड़े सामान और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। और इधर बदायूं के बिसौली क्षेत्र के बंजरिया खानपुर गांव में दबंगों ने सतीश नामक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमला उस वक्त हुआ जब सतीश रास्ते से जा रहा था। दबंगों ने उसे घेरकर बुरी तरह पीटा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। परिजनों ने शोर मचाकर उसकी जान बचाई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना ये हुई थी, क्या नाम है, हमारा जमीनी विवाद चल रहा था इनसे, तो उसके मुकदमा डलवाने के डर से हमने इनने जो जमीन का कब्जा किया, वीरेंद्र यादव ने, इसने हमारी जमीन पर कब्जा किया। मारपीट ये की, हमने इनके खिलाफ मुकदमा डलवाया। मुकदमा का डर दिखाते हुए इनने हमें जान से लेने की धमकी दी, जान से मार देंगे तुझे अगर मुकदमा वापस न लिया। हमारे पूरे फैमिली के साथ मारपीट की है। फिर हमने मुकदमा डलवा दिया। मुकदमा वापस लेने के लिए इसने हमें धमकी दी कि तुझे जान से मार देंगे। थाने कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। चोट लगने के बाद भी छोटी छोटी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली अपने पास। और खबर आपको संभल से दे दे, जहां महिलाओं पर पथराव का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में मकान की छत से ग्रामीण पथराव करते दिख रहे हैं। महिलाएं खुद को बचाती हुई नजर आ रही है। पीड़ित महिलाओं ने बहजोई थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहजोई थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, खबर आपको संभल से दे रहे हैं, जहां महिलाओं पर पथराव का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में मकान की छत से ग्रामीण पथराव करते दिख रहे हैं। महिलाएं खुद को बचाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, पीड़ित महिलाओं ने बहजोई थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें जो है महिलाओं पर पथराव करते कुछ लोग नजर आ रहे हैं। बहजोई थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में आंधी तूफान के दौरान गन्ना क्रेशर पर मलबा गिरने से सो रहे मजदूर शिवम की मौत हो गई। वह अपने मामा के साथ क्रेशर पर मजदूरी करता था। घटना के समय वह आवासीय कमरे में सो रहा था, जब अचानक मलबा गिरने से उसकी चपेट में आ गया। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साढ़े 12-1 के बीच की बात है और ये तो तूफान आया था। ये 2 लड़के शिवम नाम का जो
उनकी डेथ हो गई है। और ये टीन यहाँ जो है इधर वे सो रहे थे और टीन के ऊपर जो सीमेंट के चौके वगैरह होते हैं थम से, वे उसके ऊपर आके गिरे और उसकी डेथ हो गई। ग्राम छितावर के रहने वाले थे, लगभग उम्र उसकी 20-22 साल के लगभग थी। और लखनऊ में इमामबाड़े में बिना से ढके प्रवेश को लेकर बयान सामने आया है। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि हर धार्मिक स्थल के अपने नियम और परंपराएं होती है जिनका पालन करना जरूरी है। उनका कहना है कि इमामबाड़ा एक धार्मिक स्थल है, इसलिए यहाँ बिना से ढके प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि कोई इमामबाड़ा घूमने या जियारत के लिए आता है तो उसे ढककर ही अंदर जाना होगा। मौलाना ने कहा कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा और परंपराओं का सम्मान सभी को करना चाहिए, जैसे कई अन्य धार्मिक स्थलों पर भी प्रवेश को लेकर नियम बनाए गए हैं। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े का एक सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था वो 2 युवती थी, घूमने आई थी, उसका वीडियो जो है बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। वजह वीडियो बनाने की ये थी कि उनके सर पे हिजाब नहीं था। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जब सर ढकने के लिए कहा तो युवतियों ने वहाँ पर जो लड़कियाँ थी उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बाद बड़े इमामबाड़े को हिजाब को लेकर मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि हर धार्मिक स्थल के अपने कानून होते हैं, बिना हिजाब इमामबाड़े से जाने से रोकने पर हमें पूरी तरीके से हक है। बड़ा इमामबाड़ा जो एक धार्मिक जगह है, यहाँ बिना सिर ढके प्रवेश नहीं दिया जाता है। बड़ा इमामबाड़ा घूमना हो तो सर ढकना जरूरी है, ये कहना मौलाना कल्बे जवाद का है। उन्होंने ये भी कहा है कि धार्मिक स्थलों पर परंपराओं का सम्मान जो है पूरी तरह से जरूरी होता है। कई मंदिरों में भी मुसलमान के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है, वहीं कई धार्मिक स्थानों पर भी आधे कपड़े जाने पर भी जो है रोक लगाई जाती है। अगर बात कर ली जाए आज लखनऊ के बड़े इमामबाड़े पर, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस वक्त हमारी मौजूदगी है इमामबाड़े के बाहर और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो हिजाब से आ रही हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने बड़े इमामबाड़े को लेकर कहा है कि अब धार्मिक स्थल के अपने नियम होते हैं, इसलिए बिना सिर ढके पूरी तरह से जो है प्रवेश को वर्जित कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी अगर देख लिया जाए तो कई लोग ऐसे होते हैं जो घूमने आते बिना हिजाब के, उनको भी एंट्री दी जाती है। लेकिन अब मौलाना कल्बे जवाद ने ये बयान जारी करके ये बता दिया है लोगों को, जो पर्यटन है, जो घूमने आ रहे हैं, उनको ये बता दिया है कि बिना सिर ढके बड़े इमामबाड़े में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर देख लिया जाए तो जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है, उसके बाद मौलाना कल्बे जवाद का ये बयान निकलकर सामने आया है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ IND24 लखनऊ। एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है और वो इमामबाड़े के तकद्दुस को पूरी तरीके से पामाल कर रही है और अगर से उससे वहां पर चादर सर पर डालने को या दुपट्टा डालने को कहा गया तो वो पूरी तरीके से बदतमीजी कर रही है और वहां से बाकायदा रील बना के वायरल कर रही है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि चाहे बड़ा इमामबाड़ा हो, छोटा इमामबाड़ा हो, शाह नजफ हो या कोई भी मजहबी हमारा मकाम हो, जहाँ के ऊपर अदादारी होती है, मजलिस मतम होता है तो वहाँ के ऊपर सर के ऊपर बाकायदा दुपट्टा डाल के, सर ढक के, सर पर चादर डाल के, किसी भी धर्म किसी भी मजहब का हो वो आए, इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई बगैर सर पर दुपट्टा डाले हुए, बगैर सर पर चादर डाले हुए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।